नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए आज इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनके वालिद साहब जो बैनुल अक़वामी दुनिया के मारूफ़ शायर थे, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब, उनके कारनामे, उनकी किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सँवारा, बनाया और एक अपना नाम पैदा किया पूरी दुनिया में। फ़िरोज़ साहब, वालिद साहब का इब्तिदाई जो जो अय्याम थे, जिन लोग आपने तो देखा होगा, देखा तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी लेकिन सुना होगा ज़रूर। लेकिन जब आपने आँखें खोली उस वक़्त वालिद साहब को कैसा पाया? उनका स्ट्रगल का पीरियड था या अपनी कामयाबी के पीक पर थे? हमने जब अपनी होश संभाला है उस टाइम से वालिद साहब को स्ट्रगल करते हुए देखा है। भोपाल से आगे सीहोर एक जगह है, वालिद साहब वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। मैं उस टाइम चौथी या पाँचवीं क्लास में रहा हूँगा। वालिद साहब का ऑफ़िस जाने का बिल्कुल मामूल 9 बजे जाना, 5:30 बजे घर आ जाते थे वो। उसके आने के बाद 1 डेढ़ घंटा शतरंज खेलते थे दोस्तों के साथ में और उसके बाद तर्जुमे का काम करते थे। उसी तालीम के दौरान ही वालिद साहब ने भोपाल यूनिवर्सिटी से एमए किया, वहीं से प्राइवेट एलएलबी किया वालिद साहब ने, और बाद में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के पहले पीएचडी हुए। शादारफ़ी शख्सियत व फ़न पर उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल कवी दसनवी के अंडर में पीएचडी किया और वहीं से वालिद साहब की तरक्की और के राह खुली। वो एनसीईआरटी में प्रोडक्शन ऑफिसर अपॉइंट हुए 1974 में और हम लोग दिल्ली आ गए। 2 साल वहाँ पे एनसीईआरटी में नौकरी करने के बाद वालिद साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लेक्चरर अपॉइंट हुए और कुछ दिनों बाद रीडर हो गए थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शोबा उर्दू हमारे वालिद साहब, गोपी चंद नारंग और उन्वान चिश्ती साहब की वजह से ही जाना जाता था उर्दू दुनिया में। उर्दू दुनिया के जो भी बाहर से लोग मिलने आते थे वो हमारे यहाँ ज़रूर आते थे मिलने के लिए, चाहे गोपी चंद नारंग हों, उन्वान चिश्ती हों या अहमद नदीम कासमी थे, वज़ीर आगा थे। इनको हमने अपने घर, मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब थे, इनको हमने अपने घर पे बैठाया वो देखा है और हमें फ़ख्र है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर पर आए। ये सब वालिद साहब की अदबी खिदमत थी। वालिद साहब जब हमारे क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और सिर्फ बीए पास थे, उस टाइम वालिद साहब की किताबें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमए में पढ़ाई जाती थी जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ था हमारे लिए जी। वो कौन सी किताबें थी? वो क्या था? कुछ समझाने का प्रयास करेंगे? शादारफ़ी के ऊपर ही वालिद साहब की 2-3 किताबें थी। एक था शायर, नश्र व ग़ज़ल दस्ता, और वालिद साहब ने 14 साल की उम्र में पहली किताब लिखी थी बच्चों की, बंदरों का मुशायरा, जो मकतबा कलियाँ लखनऊ ने 1954 में शाये की थी। बहुत सारी। लेकिन इंजीनियर साहब, मुसलमानों के बारे में तो प्रश्न आप पढ़ते ही नहीं। आप बता रहे हैं कि आपके वालिद ने उस ज़माने में बीए, एलएलबी, एलएलएम सारी चीज़ें कर ली थी। ये कैसे ख़्याल आया? क्या कोई बैकग्राउंड था या अपने आप ही कोई ऐसी गैबी मदद थी? नहीं, हमारे वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल करके ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको नौकरी मिली थी। घरेलू हालात उस टाइम बहुत ख़राब थे वालिद साहब के, हमारे दादा के। वालिद साहब जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क हुए तो हमारी बड़ी फूफी थी, वो बेवा हो गई थी। उनका बेटे अशफाक हाशमी साहब, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो हमारे साथ ही रहते थे वालिद साहब के साथ में ही। और वालिद साहब का एक ही मकसद था कि इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा अच्छा अफसर बनाएंगे और मैं अपना बैठ के शायरी किया करूँगा। लेकिन वो किसी वजूहात के बिना पर वो पढ़ाई जारी नहीं रख सके, तो फिर वालिद साहब ने उस मिशन को आगे बढ़ाया और प्राइवेट तौर से उन्होंने एलएलबी किया, एमए उर्दू में भोपाल यूनिवर्सिटी से किया, फिर पीएचडी करने के बाद में उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और मेहनत करते हुए जी। जब वालिद साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लेक्चर अपॉइंट हुए तो उससे पहले ही वालिद साहब की 15-20 किताबें छप चुकी थी और ये वो दौर था जब उर्दू में किताबें छपना बहुत मुश्किल था जी। वालिद साहब की किताबें इतनी छप चुकी थीं कि गोपी चंद नारंग और शमीम हनफी या शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की उस टाइम इक्का दुक्का किताबें आई थी। लेकिन ये लोग सब ग्रुप बना करके प्रमोट करके अपने उसको, वालिद साहब हमारे ग्रुपबाजी से, तिकड़म से, इन चीज़ों सबसे अलग रहते थे और वो सिर्फ मेहनत पे यकीन करते थे कि सिर्फ मेहनत करो और आदमी का अपना काम ही उसको ज़िंदा रखेगा। इसीलिए लोगों ने, उर्दू दुनिया ने उनकी ज़्यादा वो नहीं करी, जितनी उनकी कदर होनी चाहिए थी उतनी कदर नहीं हुई। यहाँ दिल्ली उर्दू एकेडमी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, साहित्य अकेडमी ने कुछ नहीं किया, जबकि साहित्य अकेडमी को उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेमिनार करने चाहिए थे, मोनोग्राफ छापना चाहिए साहित्य अकेडमी को, दिल्ली उर्दू एकेडमी को करना चाहिए। लेकिन उर्दू वालों जो ग्रुप बना के जिस तरह से काम करते हैं, 3rd क्लास आदमी को प्रमोट करना, ग्रुप बना करके आगे बढ़ना, इन चीज़ों के वालिद साहब ख़िलाफ़ थे। और जो बातें होती थी उर्दू में, जो नाइंसाफ़ियाँ या गलत बातें होती थी, वालिद साहब बरमला उसका इज़हार करते थे और हर एक को टोकते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा उनको। जितनी उनकी इज़्ज़त और कदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई अब तक। उर्दू दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए और
कुछ ना कुछ करना चाहिए उनके बारे में, बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। लेकिन उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनके सारी यादगार को आपने जामिया आर्काइव को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे समय में जब यादगार के लिए एक तरह से मतलब होड़ लगी रहती है उसको अपने आप को साबित करने की, तो आपने एक बड़ी कुर्बानी दी। देखिए, ऐसा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रेमचंद आर्काइव्स स्टार्ट हुआ, उसके डायरेक्टर हैं सबिया जैदी साहिबा। उन्होंने मुझसे अप्रोच किया, तो हमारे घर पे भी हम पांचों भाइयों, हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, हम पांचों भाइयों में भी इत्तेफाक नहीं था। मुझसे छोटे परवेज़ मुजफ्फ़र जो लंदन में हैं, वो नहीं चाहते थे कि वालिद साहब का असासा, किताबें, इनामात वहाँ दी जाएँ। वो घर में ही म्यूज़ियम बनाने के उसमें थे, लेकिन हमने सोचा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उनका वालिद साहब का जो रिश्ता था, और मैडम जिस तरह से कह रही हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रेमचंद आर्काइव्स स्टार्ट ही हुआ है, तो हमने वालिद साहब की 1954 में छपी किताबें और आखिरी किताब जो 2019 में छपी NCPUL से, चंदा मामू, इस तरह 100 किताबें वालिद साहब की, और वालिद साहब के ऊपर लिखी गई 15-20 किताबें, और तमाम इनामात, उनकी डिग्रियां और बहुत सारी चीज़ें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रेमचंद आर्काइव्स में जमा कर दी, ताकि महफूज रहें और लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। वालिद साहब के ठीक है, उर्दू दुनिया ने इग्नोर कर दिया, लेकिन यह है कि इतिहास तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो तमाम चीज़ें निकल के सामने आती, इसको लोगों ने इग्नोर किया हो, और वो दिन भी आएगा मुज़फ़्फ़र साहब की ज़िंदगी में, ऐसी हमको उम्मीद है। आपको क्या लगता है, आप वालिद साहब को ज़िंदा रखने के लिए और उनकी खिदमत को ज़िंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो किसी लायक नहीं है कि वालिद साहब की खिदमत को ज़िंदा रख नहीं, सकें। आपको ऑनलाइन इंजीनियर बनाया, MCD में इतने बड़े बड़े पोस्टों पर रहे, एक भाई आपके लंदन में हैं, आपके तमाम भाई खुद कफील हैं माशाअल्लाह, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी, हम अपने हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं। मैंने अभी वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2 किताबें तरतीब दी हैं, उससे पहले मेरी 12-13 किताबें छप चुकी हैं। किताबें हमारे दर्शकों को दिखाएं ज़रा, हमारे नाजरीन को। ये अभी मेरी लास्ट किताब आई है बिल्कुल अभी। अच्छा। इसी अप्रैल को वालिद साहब की यौम विलादत के मौके पर अच्छा, ये अभी मुज़फ़्फ़र छपी हनफी हयात व जिहाद। जी, ये 1 अप्रैल को ही छपी है। इससे पहले भी मेरी बहुत सारी किताबें छपी हैं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी मैंने एक किताब तरतीब दी थी, अनोखा शख्स व शायर। अच्छा, वो कहीं और है, उधर है जी, वो भी छप चुकी है। उसके बाद अकोला से शकील एजाज साहब ने किताब तरतीब दी है, वो भी छप गई है। मुझसे छोटे भाई परवेज़ मुजफ्फ़र ने आलमी तहरीक उर्दू के साथ मिल करके मुजफ्फ़र हनफी आलमी उर्दू अवार्ड देने का ऐलान किया है, जो 50,000 रुपये का, जो अभी 1 अप्रैल को ही उन्होंने भोपाल के मशहूर अफसाना निगार नईम कौसर साहब को भोपाल जा कर के दिया गया। और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिस तरह से कर रहे हैं हम लोग काम उस पर, और इंशाअल्लाह वालिद साहब की जो भी अदबी खिदमात हैं उसको हम लोग तो अपनी तरफ से जारी रखेंगे ही, और जितना कुछ हो सकता है पब्लिक के बीच में उनके छुपे हुए। गवर्नमेंट से भी अप्रोच करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह की चीज़ों को ज़िंदा रखना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारे जो हैं उसके ऊपर हमारे मुस्लिम जो उसके ऊपर जो घेरे बैठे हुए हैं जो लोग उर्दू वाले, वो नहीं चाहते कि अच्छे काम हो। वो अपने आप को प्रोजेक्ट करके अपनी ही चीज़ें कमेटी में जाते हैं, अपने ही प्रपोजल मंजूर कर लेते हैं। वालिद साहब इन्हीं चीज़ों को मना करते थे कि आप कमेटी में जा रहे हैं तो अच्छे फैसले करिए, अच्छे गुमनाम लोगों को आगे लाइए। लेकिन अब वालिद साहब के शागिर्द ही वालिद साहब को नुकसान पहुंचाने में बहुत आगे आगे रहे। अब उनका नाम लेकर के मैं उसको और माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। जी, उनको अहमियत भी नहीं देना चाहता मैं। कई जामिया के प्रोफेसर्स हैं जो हमारे घर पे, 2 प्रोफेसर्स को तो वालिद साहब ने तो कई लोगों को PhD कराई, जामिया के 2 प्रोफेसर्स को मैंने PhD कराई है जी। उनको मैंने वालिद साहब की वो किताबें निकाल करके फ़ोटो स्टेट करके निशान लगा करके दिए। एक साहब के पास तो अब भी शायर का हमअस्र नज़्म नंबर ले गए थे, अब तक नहीं दिया उन्होंने मुझे। लेकिन उर्दू में इस तरह के लोग अब ज़्यादा आज की डेट में हैं, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वालिद साहब के अदबी सरमाए को मंजर आम पर लाएँ और नई नस्ल को उससे रोशनास कराएंगे। अच्छा, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं बटला हाउस का जो D ब्लॉक है, बिल्कुल कब्रिस्तान सटा हुआ इलाका है। आप बता रहे हैं कि जब वालिद साहब दिल्ली आए तो इस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर? बटला हाउस, जब वालिद साहब ने 1974 में दिल्ली आए तो पहले हम गफूर बस्ती में मकान नंबर 10 में रहते थे। फिर कुछ दिन NCRT के MMTC कॉलोनी में रहे, C156 नंबर। उसके बाद जब वालिद साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आ गए तो इसी गली में पहला मकान सब्जवारी साहब का था, उसमें किराए से रहे। इस बीच में ये मकान जिसमें हम बैठे हैं D40 पुराना नंबर 358 बटला हाउस था, ये बिक रहा था। तो वालिद साहब ने 68,000 रुपये का ये 1978 में मकान ख़रीदा। तो हमने अपने वालिद साहब ने हमारे दादा का मकान बेचा, दादा की ज़मीन बेची और बैंक से लोन लिया, भोपाल की ज़मीन बेची और ये मकान ख़रीदा। ये मकान इतना महंगा लिया गया था कि इसकी लेने की वजूहत थी कि इससे आगे जमुना नदी बहती थी। वालिद साहब को बहुत पसंद था कि इससे आगे अब कुछ बनेगा नहीं, हम घर से जमुना का नज़ारा देखा करेंगे।
इसीलिए बहुत महंगा मकान लिया। हमें इससे सस्ता मकान कर्नल बशीर हसन जैदी फार्म में दे रहे थे। जाकिर नगर में सिराज अनवर साहब की जो कोठी है वो मिल रही थी 25,000 रुपये में, लेकिन वालिद साहब ने इस मकान को लिया सिर्फ जमुना की वजह से। तो बहुत सारी वजूहत थी इस मकान को लेने की। अच्छा, वालिद साहब के कुछ ऐसे अशार जो आपको हमेशा याद रहते हो या आप गुनगुनाते रहते हो? वालिद साहब ने 1955-56 से शायरी शुरू की थी और 2019 तक शायरी करते रहे। उनकी 2,500 गज़लें, मीर तकी मीर के बाद उनको उर्दू में सबसे ज़्यादा गज़लें कहने वाला शायर कहा जाता है। उनके हज़ारों अशार हैं जो आम पब्लिक को याद भी हैं। उन्होंने अपनी किताब जहातो जस्तुजू में एक शेर मेरे नाम पे इंतसाब किया था, वही शेर मुझे बहुत पसंद है। उनका शेर है, आ मेरे सीने से लग जा तू अगर सैलाब है, आ मेरे सीने से लग जा तू अगर सैलाब है, और खुशबू है तो जा बस्ती में घर घर फैल जा। वाह। और खुशबू है तो जा बस्ती में घर घर फैल जा। तो हम तो खुशबू तो नहीं बन सके, लेकिन कोशिश रहेगी कि वालिद साहब के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। यही हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलाए। स्ट्रगल का कोई ऐसा पीरियड जब वालिद साहब हार गए हों या ऐसा लगता हो कि वो हार रहे हैं, आप लोगों को हौसला देने की ज़रूरत पड़ी हो? नहीं, वालिद साहब हमारे कभी हारते ही नहीं थे। उनका अकीदा बहुत मजबूत था और मेहनत पे यकीन रखते थे। 1980 में हमारे फूफीजात बहन की शादी थी, तो वालिद साहब पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने अलेक्जेंडर का एक तर्जुमा किया था 3 जिल्दों में नेशनल अकादमी के लिए, और वालिद साहब ने अपनी शर्तों पे तर्जुमे के पैसे बढ़ा करके लिए थे कि मैं तर्जुमा कर दूंगा, मुझे इतना इसका मुआवजा चाहिए। 3 जिल्दों में वो किताब छपी थी, गुलाग मजमा अलजायर के नाम से। वालिद साहब मेहनत करते थे और उनको यकीन होता था कि मैं अपनी मेहनत के ऊपर, और अल्लाह से ही मांगते थे। इसके अलावा कि उन्होंने किसी के आगे ना तो झुकना गवारा किया, ना ही किसी से मदद मांगी। वालिद साहब हमारे ख़ानदान में अकेले हमारे दादा के बेटे थे, 3 हमारी फुफियाँ थी। तो वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल करके वही चीज़ें हम लोगों में मुंतकिल करने की कोशिश करी। हालांकि हम लोग कुछ भी नहीं हासिल कर पाए वालिद साहब से, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम वालिद साहब के बताए हुए रास्ते पे चल सके। उनकी तरह मेहनत तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने में आई हम लोग बाहर मार्केट में कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते थे या उन लोगों को तरजीह देते थे जो कमज़ोर लोग हैं, कैसे उनको आगे लाया जा सके, फैमिली वालों को कम टाइम दे पाते थे। नहीं, वालिद साहब का सिस्टम बहुत था, हर चीज़ को जिसको जितना टाइम देना है वो उस तरह देते थे। हमारे मेरे बच्चों के साथ वो बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ छोटा बच्चा बन जाते थे। हर टीम उनकी दोस्ती तो बहुत कम लोगों से रहती थी, बहुत कम लोगों से मिलते जुलते थे। उनके शौक़ ही अलग थे, घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं जाना, टहलने बस मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। दोस्तों की भी उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। कई जामिया के 2-3 प्रोफेसर्स जिनकी पीएचडी कई साल से अटकी पड़ी थी, उनकी पीएचडी वालिद साहब ने करवा दी। अब वो गिनाना जब वालिद साहब ही नहीं बताते थे अपनी काम किए हुए कि मदद इस तरह करनी चाहिए कि दूसरे हाथ को ना पता लगे। हम भी नहीं चाहते कि उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए या बताया जाए, लेकिन वालिद साहब बहुत इंसाफ पसंद आदमी, उसूल पसंद आदमी और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ और हम लोगों के साथ तो जो किया वो हर बाप करता है। हम 5 भाइयों को एक मकान बना के दिया उन्होंने। बहन की शादी अच्छी तरीके से करी, भांजियों की शादी करी, भांजे को रखा। बहुत सारे इस तरह के हैं। कई उसूल पसंद तो आप भी हैं। मौजूदा मेयर से आप टकरा गए थे, इतना मजबूत आदमी, तो उसूल पसंद तो आप भी हैं, लग रहा है। नहीं, मेयर तो बहुत छोटी चीज़ है दिल्ली के। हमने तो एमएलए की बिल्डिंग तोड़ी, मैंने शाही इमाम साहब को झटका दिया, एक बिल्डिंग तोड़ी उनकी जामा मस्जिद में। तो ये सब तो नौकरी के पार्ट हैं। ये उसूल पसंद होना ये तो हमें ख़ानदानी मिला है वालिद साहब के। उससे हमारे वालिद साहब कहते थे, बेटा मेरी इज़्ज़त बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम घटाने की कोशिश मत करना। हमने उस पर काफ़ी हद तक चलने की कोशिश करी, नुकसान उठाए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी हद तक चलने की कोशिश करी। इंशाल्लाह मरते दम तक कोशिश करेंगे कि वालिद साहब के बताए हुए उसूलों पर कायम रहें। कि अपने वालिद साहब की कुछ ऐसी चीज़ें जो एंटीक हों, जो दुनिया को ना पता हों, जो आप लोगों को पर्सनल घर में बात होती हो, उस पर कुछ प्रश्न डालें ज़रा। वालिद साहब की एंटीक चीज़ें बहुत सारी थी। बहुत शतरंज के शौकीन थे वो, कपड़े बहुत शानदार पहनते थे, प्रेस बिल्कुल। टाई वाई तो दिखती थी उनकी। जी जी, टाई और ये वो उनको पहनने का। एक ज़माने में सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे, तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और जहाँ से भी लोग आते थे मिलने के लिए वालिद साहब से, तो सिगरेट, डनहिल और लाइटर उनके बाद इंतकाल के टाइम पे हमने कम से कम 200-250 लाइटर और सिगरेट के पैकेट बहुत सारे लोगों को बांटे हैं। तो वालिद साहब की तो बहुत सारी चीज़ें। अभी कपड़े इतने पड़े हुए हैं कि हम दे दे के लोगों को परेशान हो गए। माशाल्लाह उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि हाइट और उससे लोगों के आते भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि
अब तो सब चीज़ें एक यादगार बन गई हैं और इंशाल्लाह हम उनकी योम विलादत 1 अप्रैल के मौके पर या उनके योम वफ़ात 10 अक्टूबर के मौके पर अपने घर पे कुरान खानी भी कराते हैं और एक गरीबों की जो कुछ मदद हो सकती है वो भी करने की कोशिश करेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया फिरोज़ साहब। तो ये थे इंजीनियर फिरोज़ साहब, जिनका कहना ये है कि इनके वालिद ने किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह से अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, अल्लामा इकबाल के शेर को आगे बढ़ाया और हमेशा बेबाकी के साथ बेदाग होकर के काम किया और दुनिया को ये मैसेज देने का काम किया कि एक ऐसा कैनवस मत बनाइए जिससे लोगों का नुकसान हो, बल्कि ऐसा कैनवस बनाइए जिससे समाज को, सोसाइटी को और दुनिया के लोगों का भला हो। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।